मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ, आपका पुनः स्वागत करता हूं। कोर्स इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका AKTU कोर्स कोड KEE 302 है। हम जैसा कि पिछले भाग में, जो कि रिव्यू ऑफ इंडिकेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स था, उसके दूसरे भाग में आज अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस दूसरे भाग में हम मुख्य रूप से मूविंग आयरन जो टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उस पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। साथ के साथ हम टाइप्स ऑफ वाटमीटर को भी समझेंगे और इसके बाद इंटीग्रेटिंग टाइप का भी हमारा डिस्कशन होगा, जिसमें कि हम एनर्जी मीटर पे अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे और फिर कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो पिछले भाग में हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पे चर्चा की थी संक्षिप्त में, और इसको आप फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि रिव्यू है तो इसमें जो मुख्य बातें हैं उनको हम फिर से एक बार समझेंगे और दोहराएंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने ये समझा था, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जब भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझें, खास करके जो कन्वेंशनल हैं, जो रूढ़िवादी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और आप अमूमन लेबॉरेटरीज़ में जिनको देखते हैं, तो तीन बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला कि उस इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे पैदा हो रहा है और उसकी क्या स्थिति है। ओके, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या काम करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके पॉइंटर को मोशन देता है और उसी की मदद से आप स्केल पे वो निश्चित मान पढ़ पाते हैं कि क्या है। तो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिफ्लेक्शन, लेकिन वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, क्योंकि अलग अलग सिद्धांत हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकते हैं, वो इंडक्शन बेस्ड हो सकता है, वो थर्मल बेस्ड हो सकता है। ओके, तो वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? मूवमेंट तो है और टॉर्क भी डेवलप हो रहा है, लेकिन सिद्धांत क्या है? कौन सी वो फिज़िकल इक्वेशन है जो उसको गवर्न कर रही है? कौन सा लॉ है जो इसको गवर्न कर रहा है? किस नियम पर वो आधारित है? तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप निश्चित करेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या स्टेटस है। ओके, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए किसी मेजर्ड वेरिएबल को आप मेज़र कर रहे हैं और आपका इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो ठीक है, लेकिन अगर वो वैल्यू, यानी कि वो वेरिएबल अचानक रिड्यूस हो गया है, ज़ीरो है, ये सपोज़ कीजिए कोई सप्लाई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो सप्लाई कम या ज़्यादा है तो उसके अनुक्रमानुपात में ही आपको उसका मान दिखाई देना चाहिए। तो यानी कि उसको एक रीज़नेबल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलना चाहिए। तो सपोज़ कीजिए 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर के प्रोपोर्शनल आपको वहाँ डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन पॉइंटर कैसे उस 2 एम्पियर के स्केल पे स्टे करेगा, उस पॉइंट पे स्टे करेगा, इसके लिए आपको कंट्रोलिंग टॉर्क की मदद होती है। तो ये दूसरा कंपोनेंट महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? ये इसका जो प्रकृति होती है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बेसिकली का विरोध करने में या अपोजिंग नेचर की होती है। जो कंट्रोलिंग टॉर्क की नेचर है, इट इज़ अपोजिंग इन नेचर। तो व्हाट डज इट डू एंड व्हाई इट शुड बी अपोजिंग इन नेचर? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने क्या किया? पॉइंटर को एक मोशन दिया। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है कि जैसे जैसे पॉइंटर मोशन करेगा, प्रोपोर्शनली एक कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, माइंड इट। और फाइनल पोजीशन पे जाके क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं। तो उस पोजीशन में पॉइंटर स्टे करता है, अन्यथा पॉइंटर लगातार मूव करता रहेगा। और अगर आपने उसको कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं दिए तो वो हो सकता है सर्कुलर मोशन में घूमता रहे, जैसा कि आप इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर में आगे देखेंगे। तो पहला टॉर्क क्या हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा टॉर्क क्या हुआ? कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क दो तरीके से पैदा किया जाता है अमूमन। पहला ग्रेविटी कंट्रोल है और दूसरा जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल है। इसके बारे में आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में एक ख़ास बात है जिसको कि आप रिव्यू में समझिए कि ग्रेविटी कंट्रोल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पोजीशन जो है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप
ऐसा नहीं कि इंक्लाइंड पोजीशन में रख सकते हैं। तो अगर उसके डायल को देखें इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को, तो आपको इस तरीके का एक सिंबल दिखाई देगा। इसका मतलब है इसको आपको अपराइट पोजीशन में ही रखना है, आड़ा टेढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है कि आप कोई बैलेंस वेट रखते हैं और वो बैलेंस वेट अगर प्रॉपर अलाइनमेंट में, जबकि आप कोई मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है, या मेज़रमेंट के दौरान उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इट विल नॉट सर्व द पर्पज़, इट विल अननेसेसरली इंट्रोड्यूस द एरर, वो एक आपको गलत मान भी दे सकता है। तो इसलिए उसकी पोजीशनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट्स प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ ए प्रिकॉशन विद द ग्रेविटी कंट्रोल। तो ये एक सावधानी है जो कि ग्रेविटी कंट्रोल में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल है जो बहुत पॉपुलर है। तो स्प्रिंग कंट्रोल में आप PMMC में आपने देखा कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप स्प्रिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी सिंगल कंट्रोल स्प्रिंग भी रहता है, जैसे कि वाटमीटर में आप पाएंगे कि सिंगल कंट्रोल स्प्रिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो यानी कि अगर हम TC की बात करें, कंट्रोलिंग टॉर्क यानी कि TC, तो दैट विल बी, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग कंट्रोल की बात करें तो दैट इज़ -K थीटा, यानी कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा थीटा उतना ही ज़्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि ये कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ते बढ़ते डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। सो वेयर TD शुड बी इक्वल टू TC। तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? दिस पोजीशन इज नोन एज द फाइनल पोजीशन। तो पॉइंटर यहीं पे स्टे करता है, तो यही आपको सही मैग्नीट्यूड देगा। वो जो स्केल पे पोजीशन है ये आपको सही मान देगी। दूसरा काम भी होता है कंट्रोलिंग टॉर्क का कि सपोज कीजिए जिस मेजरेंट को आप मेज़र कर रहे थे उसका मान घट के अब 0 हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि पॉइंटर वहीं, अगर वो 10 एम्पियर रीड कर रहा था तो वो 10 एम्पियर अभी भी रीड करे, तो उस पॉइंटर का वापस आना भी ज़रूरी है, क्योंकि नाउ देयर इज़ नो मोर एक्टिवेशन, कोई भी एक्टिवेशन नहीं है। जो जिसकी गणना कर रहे थे, जिसकी पैमाइश कर रहे थे, जिसको नाप रहे थे, उस जो क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 0। सो कंट्रोलिंग टॉर्क, याद रखिए, ऐसी स्थिति में जबकि आपने उस एक्टिवेशन को रिड्यूस कर दिया है, या वो अपने आप स्वतः ही कम हो गया है, जैसे कि बिजली का चले जाना या कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट का ख़राब हो जाना, या आपने डेलिबरेटली उसको रिड्यूस कर दिया है, तो ये वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया है 0, या करंट रिड्यूस हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी रिड्यूस टू 0। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि वो तो उसके प्रोपोर्शनल है, अनुक्रानुपाती है, तो जब वो करंट ही नहीं रहा या वोल्टेज ही नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में पॉइंटर हो सकता है वहीं रुका रहे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैक द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से मायने क्या है? 0 पोजीशन। जब व्हेन द एक्टिवेशन हैज़ रिड्यूस टू द 0, व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी विच यू आर मेजरिंग हैज़ बीन रिड्यूस टू 0। और तो उसका 2 पर्पज़ हुए, एक तो अपोज करना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, साथ के साथ ही टू ब्रिंग बैक द पॉइंटर टू ओरिजिनल पोजीशन और 0 पोजीशन व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी हैज़ रिड्यूस टू द 0 वैल्यू। तो अब हम आज जो हमारा चर्चा का केंद्र भी है वो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में भी 2 टाइप होते हैं, वन इज़ अट्रैक्शन टाइप एंड अनदर इज़ रिपल्जन टाइप। तो दिस इज़ एन अट्रैक्शन टाइप, ये आपने देखा होगा। तो अट्रैक्शन टाइप में हम उन तीनों स्थिति को देखेंगे, समझेंगे कि हमने क्या कहा था पहले कि एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होना चाहिए TD, ओके, दूसरा क्या है? TC होना चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क, ओके, तीसरा क्या होना चाहिए? डैम्पिंग टॉर्क, तो जिसको आप TD कह सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे पैदा हो रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे पैदा हो रहा है कि यहाँ पे ये कॉइल है, आप ये देख रहे हैं कॉइल, तो ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है। तो जब ये कॉइल इस तरीके से सर्कुलर रैप्ड है, तो जब इन कॉइल में आप करंट फ्लो करेंगे तो आपको मालूम ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब भी किसी ऐसे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा के प्रभाव से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये मूविंग आयरन वेन है, ये वेन है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोहे का पतरा है, एक लाइट मूविंग वेन है, ये मूव कर सकती है प्रभाव में, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में। तो ये क्या है? दिस कैन मूव ऑन सर्टेन एक्सिस, तो आपने उसको एक सपोर्ट दिया हुआ है बट इट इज़ मूवेबल। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो ये आप जानते हैं कि अगर एक चुम्बक को लें और उसके आसपास लोहे को रखें तो वो क्या है? अपने चुंबकीय प्रभाव से लोहे को आकर्षित करती है। तो यही इसके साथ है कि इस लाइट वेन को
आपने क्या किया हुआ है कि ये मूवेबल है और इसको एक पॉइंटर से लिंक कर दिया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंटर है, यहाँ कॉइल्स में आपने करंट को फ्लो किया, ये कट सेक्शन में है, तो अदरवाइज ये करंट कॉइल इज लाइक दिस। तो ये जब जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उतने ही प्रभाव से ये उसको आकर्षित करेगी, इट विल अट्रैक्ट दिस मूविंग वेन। एंड जब जैसे मूवमेंट इस वेन में होगा, ये पॉइंटर से लिंक्ड है, तो ये पॉइंटर भी मूवमेंट करेगा। ओके, तो आपने क्या किया है, एक वेन को जो कि अट्रैक्ट हो जाएगी किससे, चुंबकीय प्रभाव से, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल पुल दिस वेन एंड दिस वेन इज लिंक्ड विद द पॉइंटर, तो उस पॉइंटर में आपको मूवमेंट मिलेगा। अब इसके लिए क्या है, आपने कंट्रोल टॉर्क भी प्रोवाइड करना है, अदरवाइज क्या है कि अगर इसको पुल किया तो हो सकता है ये पुल करके और फर्दर चला जाए, वो है 1 एम्पियर का मान, लेकिन वो आगे बढ़ता चला जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि इट इज नॉट बीइंग अपोज्ड, उसको आप कोई विरोध नहीं मिल रहा है। तो आप इसके लिए क्या है, इसके लिए कंट्रोल वेट, ग्रेविटी कंट्रोल, हमने कहा था 2 तरीके से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, वन इज ग्रेविटी कंट्रोल एंड अनदर इज स्प्रिंग कंट्रोल। तो मूविंग आयरन में हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बैलेंस वेट रखा हुआ है, ये कंट्रोल वेट, ओके, और यहाँ पे एक बैलेंस वेट भी रखा हुआ है। तो ये जैसे ही मूव करेगा पॉइंटर, व्हेन दिस पॉइंटर विल मूव, तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल वेट भी शिफ्ट करेगा दिस। लेकिन ये कंट्रोल वेट आप याद रखिए, जब भी किसी वजन को ऐसे आप खींचेंगे तो वो एक अपोजिंग नेचर में एक्ट करेगा, मीन्स यू हैव टू अप्लाई सर्टेन फोर्स टू पुल दिस वेट, ओके, एंड द मोमेंट यू रिड्यूस दिस फोर्स, जिससे आप पुल कर रहे हैं इस कंट्रोल को, इस कंट्रोलिंग वेट को, अगर जैसे ही आप इसको ये फोर्स को हटाएंगे तो ये इसको वापस पॉइंटर को इसी पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में ले आएगा। सवाल ये है कि देखिए ये ऐसा सिस्टम है जैसे लाइक दिस असेंबली, ओके, व्हेन पॉइंटर मूव्स दिस विल आल्सो मूव लाइक दिस, ओके, और किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा कि जिस फोर्स से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये क्या है, ये इसको जब पुल कर रहा है तो एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटी जो वेट है इसका क्या नेचर होता है, इसका नेचर होता है कि अगर आप किसी बैलेंस इस तरीके के इस वेट को पुल करेंगे तो इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता रहेगा जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो एज लॉन्ग एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज देयर, ये इस तरीके की इंक्लाइन पोजीशन में रह सकता है, ओके, लेकिन जैसे ही वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हटेगा तो ये वापस क्या है, ये वेट वापस अपनी वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा वेट जिसको कि आपने स्ट्रेच किया है लाइक दिस डॉट, आपने पेंडुलम के ये पोजीशन देखा होगा, पेंडुलम से आपको याद आ जाएगा। तो पेंडुलम में क्या है कि जब तक आप इसको खींच कर रखेंगे तब तक वो इस इंक्लाइंड पोजीशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वो थोड़ा स्विंग करेगा और बाद में इस जगह आ जाएगा। अब ये अननेसेसरली स्विंग ना करे, इसके लिए आप एक बैलेंस वेट भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये पुल होगा और वापस आके केवल इसी पोजीशन में स्टे कर जाएगा। तो यहाँ वापस आने से क्या है, पॉइंटर फिर वापस 0 पोजीशन में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब ये मूवमेंट करेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन दीज कॉइल्स। तो जो इन कॉइल में करंट, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही ताकत से ये इस आयरन वेन को पुल करेगा, उतनी ही ताकत से पॉइंटर का मूवमेंट होगा और उस वजह से ये जो आपका कंट्रोल वेट है ये भी पुश होगा, ओके। और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होगा तो क्या है, ये कंट्रोल वेट उसको वापस उस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। और अगर आपने करंट को 0 कर दिया तो ऑटोमेटिकली इस कंट्रोल वेट के कारण ये पॉइंटर वापस 0 पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ आप एक तीसरी असेंबली भी देख रहे हैं, दैट इज दिस इज द डैम्पिंग पार्ट। तो यहाँ ये दिस इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। तो याद रखिए ये असेंबली भी इससे लगी हुई है। जो बैलेंस वेट आप देख रहे हैं, दिस इज अ बैलेंस वेट। तो ये बैलेंस वेट यहाँ एक बेसिकली पिस्टन की फॉर्म में इस एयर डैम्पिंग चैम्बर में भी लगा हुआ है। तो अगर सपोज कीजिए इस फाइनल पोजीशन पे ये पॉइंटर है और ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ओके, इट इज़ वाइब्रेटिंग। क्योंकि याद रखिए डैम्पिंग टॉर्क का क्या पर्पज़ है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में कहा, डैम्पिंग टॉर्क का पर्पज़ है टू रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ द पॉइंटर एट द फाइनल पोजीशन। यानी कि जो फाइनल पोजीशन पॉइंटर की है, फाइनल पोजीशन से क्या मायने हैं कि जितना हम मेज़र कर रहे हैं उस क्वांटिटी को, वो उसके आसपास पॉइंटर पहुंच गया है, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है। और अगर वाइब्रेशन में आप उस रीडिंग को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते तो आप क्या चाहते हैं, वो वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाए, वो वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए डैम्पिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो डैम्पिंग क्या है यहाँ पर कि अगर ये असेंबली वाइब्रेट कर रही है, सपोज कीजिए ये असेंबली वाइब्रेट कर रही है, तो उसमें क्या है, ये पिस्टन भी वाइब्रेट करेगा। और आप इस पिस्टन की फॉर्मेट को देख रहे हैं, तो
ये वाइब्रेशन क्या है, यहाँ पर एयर है, तो याद रखिए अगर ये इधर पुश करेगा तो यहाँ पर एयर का प्रेशर और यहाँ पर एयर का प्रेशर डिफरेंट रहेगा, देयर विल बी डिफरेंस इन एयर प्रेशर। तो डिफरेंस इन एयर प्रेशर विल प्रोवाइड एन अपोजिंग फोर्स, तो वो एक अपोजिंग फोर्स को देगा। तो इसका मूवमेंट आसान नहीं होगा, यानी कि वाइब्रेशन की पोजीशन में ये अपोजिंग फोर्स जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से लग रही है कुछ, क्योंकि यहाँ भी कुछ प्रेशर है और यहाँ भी कुछ प्रेशर है, दिस विल डिस्करेज, ये इस वाइब्रेशन को डिस्करेज करेगी, रिड्यूस करेगी। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बरसात या गारे में अगर हम अपनी चप्पल को इस्तेमाल करते हैं, लाइक वी यूज़ द स्लीपर्स एंड वंस वी गेट स्टक, इफ वी पुल आउट दैट स्लीपर, अगर हम उस चप्पल को खींचने की कोशिश करते हैं तो बद्दी हमारे हाथ में आ जाती है, वो चप्पल नहीं आ पाती। मीन्स दैट प्रेशर डिफरेंस इज सो लार्ज और सो ह्यूज एट टाइम्स, इफ बिकॉज होता क्या है दैट बिलो दैट स्लीपर the vacuum has been created and atmospheric pressure is still applying on that upper part of that sleeper. So that pressure difference that we realize when we pull out that sleeper and we find that we are still unable, and because of that there may be a breakage in the sleeper. तो वो उसको निकालने में हमको पूरी ताकत लगनी होती है और कभी कभी वो डैमेज भी हो जाता है स्लीपर। तो द प्रेशर डिफरेंस रियली प्लेज ए ग्रेट रोल इन डैम्पिंग दीज ऑक्सीलेशंस। तो ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है that we apply in the attraction type. Another type of moving iron is the this attraction type, repulsion type. This is previous that we discussed was the attraction type and this is repulsion type. Repulsion type में क्या है कि हम बेसिकली दो वेन्स लेते हैं और दोनों को ही मैग्नेटाइज बेसिकली करते हैं, दोनों को ही मैग्नेटाइज करते हैं। ये कॉइल है, आउटर साइड पे आप देख रहे हैं कॉइल लीड्स टू द मीटर टर्मिनल, और इन दोनों वेन्स को हमने जो है वो मैग्नेटाइज किया। लेकिन इसमें एक खास बात है ध्यान देने वाली कि एक वेन जो है वो फिक्स्ड आयरन वेन है और दूसरी जो वेन है वो मूविंग आयरन वेन है। तो दिस इज मूविंग आयरन वेन जिसको कि आप पॉइंटर से कनेक्ट कर देते हैं, और ये फिक्स वेन है, सो दिस इज अनमूवेबल। जब दोनों आप मैग्नेटाइज करेंगे तो याद रखिएगा अगर मैग्नेटाइजिंग सोर्स एक ही है, मैग्नेटाइजिंग सोर्स एक ही है तो वो दोनों सेम ही पोलरिटी में मैग्नेटाइज होंगे, और आपको ये मालूम होगा कि सेम पोलरिटी क्या है, एक दूसरे को रिपेल करती है। तो उस केस में क्या है कि ये फिक्स वाली वेन इस जो मूविंग वेन है इसको रिपेल करेगी, और जब ये रिपेल करेगी तो इस जो फिक्स वेन में मूवमेंट होगा, फिक्स वेन मूविंग वेन में मूवमेंट होगा एंड फिक्स वेन अपनी ही पोजीशन पे रहेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फिर से दोहराता हूं कि हमारी मैग्नेटाइजिंग सोर्स सेम है, तो सेम पोलरिटी से दोनों वेन्स को मैग्नेटाइज कर रही है। तो इस मूवेबल वेन को आपने क्या है पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया है, ओके तो पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया है, और इस जैसे जैसे इस वेन को वो रिपेल करेगी, क्योंकि जब दोनों में एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, दोनों में एक रिपल्जन पैदा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ओनली मूविंग वेन कैन मूव एंड दैट मूवमेंट इज रिफ्लेक्टेड और दैट इज मेजर्ड एट द पॉइंटर पार्ट। अब इसमें जो अट्रैक्शन टाइप में आप देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, आपने अपोजिंग नेचर की आपको मालूम है कि दोनों जब सेम पोलरिटी से होते हैं तो उसमें एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है, तो उसका प्रिंसिपल को, सिद्धांत को आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है दैट व्हेन two iron veins are magnetized by the same source, they get the same polarity, because of that they repel each other, one is fixed, one is movable, so and the movable vein is connected with the pointer, so that really gets the deflecting torque. अपोजिंग टॉर्क के लिए आपने यहाँ पे स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है जो रिपल्जन टाइप में, सो दैट प्रोवाइड्स यू द अपोजिंग टॉर्क, और फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, TD विल बी इक्वल टू TC, और वो फाइनल पोजीशन पे स्टे कर जाएगा। और जब TD 0 हो जाएगा, सपोज कीजिए करंट या वोल्टेज रिड्यूस हो गया 0 पे, तो उस केस में क्या होगा कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि वो अभी फाइनल पोजीशन पर ही था, अब वैल्यू रिड्यूस हो गई तो वो उसको वापस लेके आएगा किस पे, 0 पोजीशन पे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क ऑल्सो ब्रिंग बैक द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओके। और डैम्पिंग के लिए भी आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, एडी करंट डैम्पिंग्स और इवन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग्स दैट कुड बी यूज। तो यूजुअली देखा गया है कि हम ग्रेविटी मतलब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही अमूमन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ यूज्ड। बट अगर वाइब्रेशंस नहीं है और डिवाइस में आप ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
तो देयर इन दैट केस एट टाइम्स द डैम्पिंग मे नॉट बी देयर, बट एज ए गुड मेजरिंग डिवाइस देयर मस्ट बी ऑल थ्री कंपोनेंट, आई रिपीट। तो यूजुअली देखा गया कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में आप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, so that could be used here, or in case air friction damping is not possible, then you can also use the eddy current damping, which is also common in these type of instruments. Now wattmeter, wattmeter के केस में ये this you are seeing as a electro dynamometer type wattmeter। तो यहाँ आप ये देखिए कि ये आपके दो करंट कॉइल्स हैं, या करंट कॉइल्स के लिए एक इंटरनल टर्मिनल और एक एग्जिट टर्मिनल, रेफरेंस में आप दो लीड लगा दें करंट के लिए। ये प्रेशर की कॉइल्स के लिए दिया हुआ है। क्या है प्रेशर कॉइल, क्या करंट कॉइल, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ये रेटिंग को, अगर वाटमीटर की रेटिंग चेंज करना है तो प्रेशर कॉइल को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि बार्स का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ टू चेंज द वाटमीटर रेटिंग और द प्रेशर कॉइल रेटिंग। तो इनको पैरेलल या सीरीज़ में आप लगा सकते हैं, ये बहुत कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, और बाय दैट यू कैन चेंज द रेंज ऑफ द वाटमीटर। ओके, तो मल्टीप्लायर सेटिंग्स मतलब 150 वाट 0 to 150 वाट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 0 to 300 वाट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको रेंज को बदलना है उस वाटमीटर की, तो प्रेशर कॉइल्स आर यूज़फुल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये कॉइल्स दी हुई हैं, दैट इज़ यू सी दिस प्रेशर कॉइल इज़ हियर, द वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं उसको, और ये आपकी फिक्स कॉइल्स हैं, दैट दे आर विजिबल हियर। ओके, इनको आप करंट कॉइल भी कहते हैं। तो करंट कॉइल और जिनको फिक्स कॉइल भी कहते हैं, दे आर थिक। ओके, दे आर थिक बिकॉज दे आर फिक्स, दे आर नॉट मूविंग। ओके, एंड दे हैव टू कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, वेयर एज प्रेशर कॉइल इज थिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको याद रखना है। एंड सिंस ओके दीज आर नॉट फिक्स, दे नीड टू मूव, तो उस वजह से उनको लाइट रखा जाता है और थिन रखा जाता है। करंट कॉइल में फुल करंट फ्लो होती है, और प्रेशर कॉइल क्योंकि पैरेलल में लगता है, इसको वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, और आपको मालूम ही है कि वोल्टेज कॉइल को आप पैरेलल में लगाते हैं। ओके, तो उस वजह से उसमें करंट भी कम फ्लो होता है। ओके, हाईली रेजिस्टिव कॉइल्स या उसके सीरीज़ में आप रजिस्टर भी लगाते हैं, तो क्योंकि करंट का मान कम रहता है, तो इसलिए आप लाइट वायर को भी अफोर्ड करते हैं यूजुअली। अदरवाइज़ अगर आप हैवी लेंगे तो वो बल्की हो जाएगा, और बल्की हो जाएगा तो फ्रिक्शनल एरर आएगी, और अननेसेसरली फ्रिक्शनल और या टॉर्क में आपको रिड्यूस मिलेगा, और एरर्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये माना जाता है कि जो मूविंग कॉइल है, या जिसको प्रेशर कॉइल कहते हैं, उसको आपको थिन रखना होता है। ओके, और जो आपकी फिक्स कॉइल है वो थिक रहती है। ओके, और फिक्स कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स में भी लिमिटेड, वेयर एज इन प्रेशर कॉइल द नंबर ऑफ टर्न्स में भी रिलेटिवली मोर। सो आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आप देख रहे हैं करंट कॉइल, दिस इज़ करंट कॉइल, एंड दिस इज़ द प्रेशर कॉइल दैट यू आर सीइंग हियर। ओके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज कॉइल। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सीरीज़ में इस करंट कॉइल को लगाया हुआ है, यू सी दिस सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू द लोड। जबकि प्रेशर कॉइल को आप ध्यान से देखिए, तो ये प्रेशर कॉइल क्या है, एक टर्मिनल आपका इधर जा रहा है और दूसरा टर्मिनल आपके इधर जा रहा है। सो दैट इज़ इन पैरेलल। ओके, दैट इज़ इन पैरेलल, यानी कि एक इस टर्मिनल पे लगा है और एक इस टर्मिनल पे, जबकि आप कि करंट कॉइल आप इसी टर्मिनल से जाके इसी तरफ इस पोलरिटी को कनेक्ट करिए, दैट इज़ नॉट कनेक्टिंग टू दिस पार्ट। So current coil, as the name itself says, it's a series coil, okay, and the voltage coil, it's a pressure coil and it is connected in series। याद रखिए कि प्रेशर कॉइल में अगर सफिशिएंट रेजिस्टेंस नहीं है, यूजुअली लगाया जाता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, तो ये आप एडिशनल में सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे कि करंट लिमिटेड ही इसमें फ्लो। ओके, बिकॉज यू नो इन वोल्टेज सर्किट द करंट दैट इज allowed to pass through should be as minimum as possible so as to reduce the error। तो आप नहीं चाहते कि करंट कॉइल की जो करंट है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो, आप चाहते हैं कि फुल करंट जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट शुड पास थ्रू द करंट कॉइल। तो क्योंकि ये डाइवर्जन है, याद रखिए, तो अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं लिया तो क्या होगा, अननेसेसरली ज़्यादा करंट भी फ्लो कर सकती है। तो उससे इस जो आई करंट कॉइल है दैट विल बी इम्पैक्टेड विच विल लीड टू द एरर। सो this is also you can see the equivalent circuit diagram of this। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वही कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, प्रेशर कॉइल, दिस इज फिक्स कॉइल। तो अगर आप यहाँ देखिए तो इसमें यूजुअली ये थोड़ा थिक रहता है,
दिस इज थिक, दिस इज अ फिक्स कॉयल एंड दिस प्रेशर कॉयल कुड हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स, जबकि आपको करंट कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स कम मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे भी कहीं चर्चा करेंगे, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एन एमएमएफ अगर क्रिएट करना है तो अगर करंट सफिशिएंट है, ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप कम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर करंट कम है तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी समझने वाली बात है कि ये लाइट होनी है प्रेशर कॉयल, और फिक्स कॉयल कुड बी हैवी। जो अनदर टाइप ऑफ वॉटमीटर है दैट इज़ इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन टाइप में आप शंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और सीरीज़ मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, बट वहाँ आपने देखा कि जो प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में, तो उसमें क्या था कि आपने दोनों ही कॉइल्स में, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो वोल्टमीटर और अमीटर में क्या होता है, हम परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, या एक मैग्नेटिक सिस्टम होता है जो इंडिपेंडेंट होता है और उसके बीच में एक करंट को फ्लो करते हैं। ओके, या फिर अगर एज ए अमीटर भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंडक्शन टाइप या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज ए अमीटर और वोल्टमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स मिलते हैं, यानी कि दो कॉइल्स मिलती हैं, अनलाइक अमीटर और वोल्टमीटर जो मूविंग आयरन या फिर परमानेंट मैग्नेट में थे। वहाँ आपको मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल दो कॉइल्स नहीं थी, ओनली मूविंग वाज देयर। बट अगर आप डायनामीटर की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये ज़रूरी भी है और इंडिस्पेंसिबल भी है, मतलब इसके बगैर काम नहीं चल सकता कि आपके पास दो कॉइल होने चाहिए, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल, क्योंकि आपको मालूम ही है कि पावर इज़ व्हाट, पावर इज़ V इंटू आई साइन थीटा। ओके, और अगर एंगल को रेफरेंस छोड़ दें तो यानी कि एक में आपको करंट को वोल्टेज के प्रोपोर्शनल फ्लो करना है और एक में जो करंट फ्लो होगी यानी कि जो रिजल्टेंट टॉर्क जो बनना है वो इन दोनों के ही गुणात्मक प्रभाव से होना चाहिए। तो इस वजह से क्या है, हम करते क्या है कि करंट कॉइलिंग कॉइल से क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। पहले क्या कर रहे थे हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, हम मैग्नेट के थ्रू फील्ड क्रिएट कर रहे थे। यहाँ करंट कॉइल के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और उसके प्रभाव में हम जो मूविंग कॉइल है, जिसको आप प्रेशर कॉइल कह रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर कॉइल क्या है, उसमें करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल फ्लो होता है। तो जो टॉर्क होगा, जो रिजल्टेंट टॉर्क जिसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह रहे हैं हम, तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, वो दोनों ही बातों पे डिपेंड करेगा। वो जो फिक्स कॉइल से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये जो बी है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई सी, या आई सी के प्रोपोर्शनल है। और जो आई है ये क्या है, ये मूविंग कॉइल में फ्लो हो रहा है, जिसको आप प्रेशर कॉइल भी कह रहे हैं। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मूविंग कॉइल, दैट इज आई एम, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बिकॉज प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ आप देखिए कि दोनों के प्रभाव से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से, जो कि फिक्स कॉइल में जो करंट हो रही है उसके वजह से उत्पन्न हो रहा था, और करंट के प्रभाव से, ये करंट कहाँ है, ये प्रेशर कॉइल में मूव कर रही है जो कि मूविंग कॉइल है। तो मूविंग कॉइल किससे कनेक्टेड है, आपके पॉइंटर से कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विद द पॉइंटर। तो ओके, तो मूविंग कॉइल अगर मूव करेगा तो वही कनेक्टेड है पॉइंटर से। यानी कि जो सिद्धांत हुआ वो क्या हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, एंड इफ दैट कंडक्टर कैन रोटेट ऑन एन एक्सिस, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स that conductor experiences a torque, okay, and that torque definitely with the help of pointer can be reflected on scale। तो सिद्धांत वही है जो हम पहले PMMC में डिस्कस कर रहे थे, वही है, लेकिन फ़र्क केवल ये है कि इसमें एक की जगह दो कॉइल का इस्तेमाल होता है। तो ये इंडक्शन टाइप में क्या है, इंडक्शन फिनोमेना काम करता है, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर आधारित है कि ओके। तो फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है कि इट अपोजेस द cause because of which it results when there is a flux change in flux, it leads to the induced voltage, और उस induced voltage के थ्रू आप एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके बेस पर ही आप एनर्जी मीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर आप एनर्जी मीटर में और वाट मीटर में यहाँ फ़र्क केवल इतना है कि जहाँ हमने TD की बात की थी, यहाँ हम TC को कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं रखते हैं कि तो TC इज एब्सेंट, तो दिस डिस्क कीप मूविंग, दिस डिस्क कीप मूविंग एंड इट कीप रजिस्टरिंग, तो ये रजिस्टर करता रहता है। तो TC इज़ नॉट देयर। ब्रेकिंग मैग्नेट ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है स्पीड को कम या ज़्यादा अगर कैलिब्रेशन करना हो, बट दिस
and damping could also be provided if so there are different controlling mechanism. Deflecting torque is there but no controlling torque is there, only for the purpose of calibration the braking is there and it gives you a total quantity. तो इस को हमने इस माध्यम से हमने दोनों चीज़ों को डिस्कशन किया, इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेटिंग। बाकी हमारी चर्चा इस पे जारी रहेगी। धन्यवाद। हम अगले लेक्चर में यूनिट 2 को शुरू करेंगे। थैंक यू।